दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आज हम बात करेंगे रूसी सस्ते तेल की। क्या वास्तव में सस्ता पड़ा रूसी तेल या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हुआ भारत? ये आज की चर्चा का विषय है और जो संकेत हैं वो ये बता रहे हैं कि सस्ता तेल सिर्फ एक खेल था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश था जिसमें केजीबी और रूस की अहम भूमिका थी। ये सस्ता तेल रूस से रूसी कंपनी ने ही खरीदा, कंपनी ने खुद को ही बेचा, लेकिन बिल भारत के नाम पर बना और इसे भारत में संशोधित कर रिफाइन करके इस तेल को, कच्चे तेल को बेचा गया यूरोपीय बाज़ारों में और अन्य देशों में भारत के नाम पर। भारतीयों को इस सस्ते तेल से कोई फ़ायदा नहीं मिला। सिर्फ एक भारतीय हैं, मुकेश अंबानी, जिनको भी 2024 से इसका कुछ फ़ायदा मिलना शुरू हुआ था। तो ये सस्ते तेल का खेल क्या है, ये कहानी क्या है? अगर हम इसे जानना चाहते हैं तो हमें याद करना होगा कुछ उन साजिशों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलती हैं। आजकल युद्ध सीधे नहीं लड़े जाते, उद्योगों के नाम पर लड़े जाते हैं। हमने देखा कि लेबनान में हिजबुल्लाह को इजराइल ने किस तरह से निशाना बनाया था। एक फर्जी कंपनी बनाई मोसाद ने और उसके जरिए पेजर बेचे गए हिजबुल्लाह को, और जब इजराइल ने चाहा पूरे लेबनान में वो पेजर फटे, क्योंकि उनमें एक डिवाइस विस्फोटक फिट कर दिया गया था। तो इस तरह से कंपनियां बनाकर धोखा देना दुनिया की जो खुफिया कूटनीति है उसका अहम हिस्सा बन गया है, और ये कूटनीति रूस और केजीबी ने भारत की ज़मीन पर खेली और इसकी जड़ें कोई ताज़ा नहीं हैं। ये सस्ते तेल के खेल की जड़ें जमाने का काम 2015 से भारत में शुरू हो गया था। उससे पहले 2014 में पुतिन ने, रूस ने यूक्रेन के एक खास हिस्से क्रिमिया पर कब्जा किया था, जहां से उनकी महत्वाकांक्षाएं और बलवती हुई थी। लेकिन एक बड़ा रोड़ा था इस राह में कि जैसे ही रूस आक्रमण करता है यूक्रेन पर, तो अमेरिका, यूरोप के और नाटो देश उस पर प्रतिबंध लगा देते थे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था डोल जाती थी और एक बड़ा खतरा पैदा होता था। तो इससे निपटने के लिए एक खास योजना तैयार की गई और जिसके लिए भारत को ज़मीन की तरह इस्तेमाल किया गया। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी है रोजनेस्ट, उसके कंधे पर रखी गई बंदूक, उसको इस्तेमाल किया गया और भारत में जो खेल शुरू होता है 2015 में एसआर लीक्स के साथ। एसआर एक भारत का बड़ा समूह था जिसकी तेल कंपनी थी एसआर ऑयल। 2015 में कुछ लीक्स जारी हुए मीडिया में कि एसआर समूह कुछ नेताओं, कुछ पत्रकारों और कुछ ब्यूरोक्रेट्स को फ़ायदा पहुंचा रहा है। और इस लीक्स को लेकर एक खबर 27 फरवरी 2015 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई। खबर में जिन नेताओं के नाम लिए गए प्रमुख, उनमें भाजपा की ओर से नितिन गडकरी थे, वरुण गांधी थे, प्रभात झा थे, और कांग्रेस की ओर से जो नाम थे उनमें दिग्विजय सिंह प्रमुख थे, मोतीलाल वोरा थे, इस तरह से कुछ और नाम भी थे। खबर में नितिन गडकरी को लेकर कहा गया था 7 और 9 जुलाई 2013 को नितिन गडकरी एसआर समूह के प्रायोजन से फ्रांस के एक आलीशान क्रूज में 2 दिन तक रुके थे। और इतना ही नहीं, नीस के हवाई अड्डे से जिस हेलीकॉप्टर से इस परिवार को ले जाया गया था वो सेवाएं भी एसआर समूह की ओर से दी गई थीं। खबर छपने के बाद एसआर समूह से स्पष्टीकरण आया कि नितिन गडकरी रुइया बंधुओं के मित्र हैं, इसलिए जब उन्हें पता चला कि वो यात्रा पर परिवार सहित निकले हैं तो उन्हें मेज़बानी उन्होंने की थी और नितिन गडकरी की मेहमान नवाजी उन्होंने की थी, उन्हें बुलाया था। और ये एक कटसी थी, इसमें कोई लाभ लेने या वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि तब नितिन गडकरी मंत्री नहीं थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। उसी तरह से दिग्विजय सिंह और अन्य नेताओं, वरुण गांधी का भी स्पष्टीकरण आया था कि भाई हमारे पास बेरोजगार लोग आते हैं, शिक्षित बेरोजगार आते हैं, तो हम कंपनियों के लिए उनकी अनुशंसा कर देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से होता है। और इसी तरह से जिन 3 पत्रकारों के लाभ लेने की बात कही गई थी, वो तीनों पत्रकार बड़े समूहों से जुड़े हुए थे और उन्होंने सिर्फ कैब मंगवाई थी एसआर समूह से और वो कैब का लाभ लिया था, उस पर खबर बनी थी। खबर उन लीक्स का कोई स्रोत नहीं था
और ये खबर आई गई हो गई, लेकिन इससे एसआर समूह को नुकसान हुआ, उसके शेयर बाजार में उसे झटका लगा, उसके शेयर नीचे गए। इसके बाद कहानी शुरू होती है 2016 में। 2016 में फिर एक वकील जो हैं सोरेन ओप्पल, वो प्रधानमंत्री को कुछ रिकॉर्ड भेजते हैं और दावा करते हैं कि ये रिकॉर्ड जो हैं एसआर समूह से जुड़े अधिकारियों के हैं और इन रिकॉर्डिंग में नेताओं को, वीवीआईपीज़ को लाभ देने की बात कबूली गई है और उन्हें ये रिकॉर्ड जो हैं एसआर समूह के एक पूर्व अधिकारी अलवासित खान ने दिए हैं। बाद में अलवासित खान ने कहा कि मुझे भी ये रिकॉर्ड जो है मुंबई पुलिस के टॉप कॉप विजय सालस्कर ने दिए थे। विजय सालस्कर वही हैं जिन्हें एनकाउंटर किंग माना जाता था और मुंबई हमले 2008 में वो शहीद हो गए थे और उन्हें अशोक चक्र प्राप्त है। तो इस तरह से 2016 में उनके नाम का इस्तेमाल करके उन अज्ञात स्रोतों को एक चेहरा देने की कोशिश की गई जो एसआर लीक्स से जुड़े थे और एसआर लीक्स के ये बातें सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने उस पर जांच के आदेश दे दिए। अब जांच शुरू होने से एसआर समूह को बड़े झटके लगने शुरू हुए और नौबत यह आ गई कि उसे अपनी सबसे प्रमुख कंपनी एसआर ऑयल बेचनी पड़ी। और इसे खरीदने वाले कौन थे? इसके 49% शेयर खरीदे रूसी सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट ने 2016 में, अक्टूबर 2016 में। मई में प्रधानमंत्री ने जांच की बात कही और अक्टूबर तक कंपनी बिक गई। और रूस का एक कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट समूह है यूसीपी, उसने इसके शेयर खरीदे और इसी खरीदारी में, चाहे वो रुइया बंधुओं की समझदारी हो या अमेरिका और सीआईए का अपना नेटवर्क हो, उन्होंने इसमें एक नीदरलैंड की कंपनी को भी घुसा दिया ताकि नज़र रखी जा सके बैलेंस शीट पर। और वो कंपनी थी ट्रैम्फिंग गुरा। ट्रैम्फिंग गुरा नीदरलैंड की कंपनी है, नीदरलैंड नाटो का सदस्य है। वो भी इस खरीद में शामिल हो गया। 98% शेयर जो हैं इन तीनों को बिक गए, जिसमें सबसे बड़े शेयर थे रोजनेफ्ट के पास। रोजनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है और सरकारी कंपनी है। 2016 में ये सौदा हुआ और 2018 में रोजनेफ्ट, और चूंकि रूस के शेयर ज़्यादा थे तो उन्हीं की चल रही थी, तो रोजनेफ्ट ने 2018 में एसआर ऑयल का नाम बदलकर नायरा एनर्जी कर दिया। तब तक व्यापारिक गतिविधियां सामान्य थीं, उसी तरह से चल रही थी। जहां से नायरा कच्चा तेल ले रहा था वहां से ले रहा था। रूस अभी बीच में नहीं आया था, रूस की रणनीति लंबी थी। 2023 में फरवरी में रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमला कर दिया और हमला करते ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। रूस की अर्थव्यवस्था डोलती। इससे पहले भारत के साथ सस्ते तेल का सौदा हुआ, भारत, चीन और तुर्की के साथ। और भारत की ओर से जो सबसे बड़ी खरीदार थी उस सौदे में वो नायरा एनर्जी थी। और नायरा एनर्जी कौन थी? नायरा एनर्जी तो रूसी कंपनी की ही कंपनी थी, रोजनेफ्ट की कंपनी थी और उसमें रूसी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और उसमें थोड़ी सी भागीदारी नीदरलैंड की कंपनी की भी थी। तो इस तरह से रूसी कंपनी ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया सस्ता, और वो रिफाइन करके उसके पास भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी थी भारत में वडनगर में, और पहली बड़ी रिफाइनरी जामनगर में रिलायंस के पास है। तो जब नायरा रूस से सस्ते तेल का सौदा कर रही थी खुद, और रूस से भी उससे सस्ता तेल बेचने वाली जो कंपनी थी वो भी रोजनेफ्ट ही थी नायरा को। तो इसमें अंबानी ने रिलायंस के लिए भी 2024 में सौदा किया 25 साल का कि 5 लाख बैरल प्रतिदिन हम भी खरीदेंगे रूस से तेल सस्ता। तो इस तरह से जो सस्ता तेल रूस से खरीदा गया उसके मुख्य खरीदार भारत की ओर से नायरा और रिलायंस रहे। जो भारत की सरकारी कंपनियां हैं तेल क्षेत्र की, वो जो अपना तेल खरीद रही थी वो बिचौलियों और दूसरी कंपनियों के जरिए से खरीद रही थी, जिनमें अधिकांश यूरोपियन ही हैं। तो इस तरह से जो भारत को रूस से सस्ता तेल आ रहा था भारत के नाम पर, उसका फ़ायदा भारतीयों को नहीं मिल रहा था, क्योंकि नायरा और रिलायंस उसे खरीद रही थी और उसका शोधन करके भारत में रिफाइनरीज में उस कच्चे तेल का शोधन करके
जो 60 बैरल से कम में भारत को दिया जा रहा था और जिसके बड़ी चर्चा हो रही थी, मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो जो है वो उसका लाभ जो है मुनाफा कमाने में नायरा और रिलायंस को जा रहा था और परोक्ष रूप से वो फ़ायदा रोजनेफ्ट को मिल रहा था और जो पैसा रूस के पास जा रहा था, जिसे अमेरिका ने माना कि भारत जो है यूक्रेन के खिलाफ रूसी मशीन को, युद्ध मशीन को जो है ईंधन दे रहा है, इस तरह से पैसा मुहैया कराकर, और इसी के बदले में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए, जिससे नुकसान हुआ हमारी प्रमुख कंपनियों को, जिनमें टाटा मोटर है जो जैगुआर बेचती थी अमेरिका को। इसके अलावा हमारे कालीन उद्योग को हुआ नुकसान, फार्मास्यूटिकल को नुकसान हुआ। तो इस तरह का बड़ा नुकसान जो है भारत को हमारे राजनीतिक नेतृत्व की नासमझी की वजह से, और हमारा राजनीतिक नेतृत्व और कूटनीति इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार होने से खुद को बचा नहीं पाई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे पक्ष में 2023 तक 24 तक स्थितियां थीं। रूस यूक्रेन जंग शुरू हो जाने के बाद भी अमेरिका जो है भारत के साथ खड़ा था। 2020 में जब चीन ने गलवान में किया, तब भी अमेरिका हमारे साथ था और उसने युद्धाभ्यास चीन के सीमा के बिल्कुल नज़दीक भारत के साथ मिलकर किया था। लेकिन 2024 से और ख़ासकर अगस्त के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। अमेरिका की ओर से, अमेरिका के नज़रिए में बदलाव आया और बाइडन के समय ही जब मोदी को कांग्रेस को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था, वहाँ से ही चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई थी। शायद मोदी को उन्होंने इस बात का संकेत दिया हो कि रूस जो है आपके यहाँ से बैठकर खेल कर रहा है। इसमें जो है भाजपा सरकार और केंद्र की जो मोदी सरकार है, उसकी भूमिका इसलिए संदिग्ध लगती है क्योंकि 2016 में जब एसआर ऑयल बिका तो 12.9 अरब डॉलर में इसका बिक्री हुई थी, 98% शेयर जो बिके थे। तो इसे सबसे बड़ा विदेशी निवेश कहा गया था, जबकि ये विदेशी निवेश ना होकर एक साजिश थी जो भारत के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली थी और जिसकी कीमत आज भारत चुका रहा है। और इसके पीछे नासमझी है। हम सिर्फ खिलौना बन गए केजीबी का, रूस का, और सस्ते तेल का लाभ किसी भारतीय को नहीं मिला सिवाय मुकेश अंबानी को, वो भी थोड़ा सा, और उसकी भी उन्हें अब कीमत चुकानी पड़ सकती है क्योंकि रोजनेफ्ट को अमेरिका ने जो है प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए उसके साथ अब व्यापार जारी रख पाना उनके लिए भी संभव नहीं होगा। तो आज दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ। धन्यवाद।